तो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के कंप्रेसर मेंबर की स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्लेंडरनेस रेशियो तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने स्लेंडरनेस रेशियो में लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि टाइप ऑफ मेंबर दिया रहता है अगर तो उसके लिए 3 टाइप ऑफ मेंबर दिया रहेगा। उसके लिए हम लोग मैक्सिमम लैम्डा क्या क्या ले सकते हैं, इसके लिए 180, इसके लिए 250 और इसके लिए 350। तो मैंने बोला था अगले क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्ट्रेंथ के लिए। तो फ्रेंड चलिए इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या है स्ट्रेंथ ऑफ एंगल सेक्शन यूज्ड एज स्ट्रट। हम लोग को क्या करना है, स्ट्रट के लिए जो भी हम लोग को केस है, दो मेंबर हम लोग को जानना होगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस मेंबर और डिसकंटिन्यूअस मेंबर। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूअस मेंबर के लिए स्टडी करेंगे। तो वही देखिए, स्ट्रट्स ऑफ एंगल सेक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, कंटिन्यूअस मेंबर और डिसकंटिन्यूअस मेंबर। तो इसे देखिए, मेंबर्स विच आर continuous over a number of joints are continuous member. The principal rafter of roof trusses and top chord member of truss girder are continuous member. These members may be single angle or double angle section. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कॉन्टिन्यूस मेंबर मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से ट्रस है, ठीक है फ्रेंड, ये ट्रस है। और क्या है, इस पे जो ये ऊपर से जो इसको कनेक्ट करने के लिए, जैसे एक हुआ, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, तो इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया। तो इन सब को कनेक्ट करने के लिए जो हम लोगों ने इसका ऊपर में जो स्ट्रट का यूज़ किया उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस मेंबर। तो वही कह रहा था, प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ रूफ ट्रस एंड टॉप कॉर्ड मेंबर ऑफ ट्रस गर्डर are continuous members. This member may be single angle or double angle section. ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो इसका डिफिनेशन क्लियर होगा। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव लेंथ और सिग्मा एसी। जैसे अगर आप आगे जब पढ़ोगे मतलब इफेक्टिव लेंथ का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना सिग्मा एसी के लिए। फ्रेंड्स आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लैम्डा निकालते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। फिर जो लैम्डा हम लोग को मिलता था उससे हम लोग क्या करते थे, सिग्मा एसी का कैलकुलेशन करते थे। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे। तो आप एक फिगर देखिए, ये वाला देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस मेंबर का यूज़ करेंगे उसमें एल इफेक्टिव क्या होगा उसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो वही उसका लेंथ दिया रहेगा, क्वेश्चन में लेंथ दिया रहेगा और हम लोग को बस क्या करना होगा, इफेक्टिव लेंथ पता करने के लिए 0.7 L to 1 L और है डिपेंडिंग अपॉन दी एंड स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन में फ्रेंड दिया रहता है कि एंड स्ट्रेंथ करके, तो उसके लिए हम लोग को सॉल्व करना होगा। मतलब उसमें से हम लोग को लेना होगा 0.7 वाला, और अगर नहीं दिया हुआ है तो 1L वाला ही ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो L इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, और L जो होगा ना फ्रेंड्स वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, और फिर सिग्मा एसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होता है। तो परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा सिग्मा एसी। तो जो सिग्मा एसी का वैल्यू होगा उसे सिग्मा एसी का वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब डिसकंटिन्यूअस मेंबर, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस मेंबर। तो ये देखिए डिसकंटिन्यूअस मेंबर, और ये इसी से ज़्यादातर न्यूमेरिकल आने वाला है फ्रेंड, तो इसे ध्यान से देखिए। मेंबर्स विच आर नॉट कॉन्टिन्यूअस ओवर ए नंबर ऑफ जॉइंट्स आर नोन एज डिसकंटिन्यूअस मेंबर। तो वैसे मेंबर जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है ओवर ए नंबर ऑफ जॉइंट, मतलब नंबर ऑफ जॉइंट हो रहा है और वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब चेंज होते जा रहा, तो उसे क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस मेंबर। दीज मेंबर्स एक्सटेंड फ्रॉम वन जॉइंट टू नेक्स्ट वन। तो इस तरह के मेंबर क्या होते हैं, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के लिए होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें फ्रेंड्स हम लोग को 4 केस पढ़ना है, सिंगल एंगल का 2 केस और डबल एंगल का 2 केस। तो सिंगल एंगल वाला देखिए,
व्हेन ए सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट विथ वन रिवेट। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जब एक सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट को हम लोग गसेट प्लेट से सिर्फ एक रिवेट से अटैच करते हैं, तब कह रहा कि इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, L इक्वल्स टू एल, जिसमें L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रट है, सेंटर टू सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच एंड, और फिर परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा 0.8 सिग्मा AC। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसमें कॉन्टिन्यूस में क्या लिया कि सिग्मा AC का वैल्यू कितना होगा 1 इंटू सिग्मा AC, ऐसे समझिए। और वही क्या हो जाएगा जब आप सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट की बात करो तो उसमें क्या होगा 0.8 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिग्मा AC को, तब जाकर हमें क्या मिलेगा ये परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है फ्रेंड, और L इक्वल्स टू एल इसमें होगा, और इसमें क्या था 0.7 to 1L। ठीक है, और एक चीज आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू होगा वो हमेशा 180 से कम होगा। ठीक है फ्रेंड, अब व्हेन ए सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज कनेक्टेड विथ 2 और मोर नंबर ऑफ रिवेट्स और बेल्डिंग। तो अब नेक्स्ट केस क्या है कि जब एक सिंगल एंगल स्ट्रट को हम लोग सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट को हम लोगों ने गसेट प्लेट से किस तरह से अटैच किया है, विथ 2 और मोर नंबर ऑफ रिवेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा रिवेट या तो बेल्डिंग करके। तो उसमें इफेक्टिव लेंथ हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, तो 0.85L हो जाएगा, और सिग्मा AC का वैल्यू मतलब परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा AC ही रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सिंगल एंगल में जब 1 रिवेट का यूज़ करेंगे तो L इक्वल्स टू एल होगा, और वही जब सिंगल एंगल में 2 से ज़्यादा रिवेट का यूज़ कर रहे हैं तो L इक्वल्स टू क्या हो जा रहा 0.85L, और परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या हो रहा है 0.8 सिग्मा AC, और इसमें सिग्मा AC। तो यही चीज़ जो होगा ना फ्रेंड्स इस केस में भी होगा, मतलब जब डबल एंगल वाले की बात करेंगे तब। तो डबल एंगल का हम लोग देखते हैं, देखिए A double angle discontinuous strut with angles placed back to back and connected to both sides of a gusset plate by 2 or more rivets, bolts and welding। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि ऐसा डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट विथ एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक, क्या कर रहा है एक स्ट्रट है जिसके दोनों साइड बैक टू बैक एंगल सेक्शन अटैच किया गया है बैक टू बैक, एंड कनेक्टेड टू बोथ साइड ऑफ ए गसेट प्लेट, वही दोनों साइड गसेट प्लेट के, बाई 2 और मोर रिवेट्स। यहाँ पे देखिए कितना रिवेट का, 2 या 2 से ज़्यादा रिवेट या बोल्ट्स एंड बेल्डिंग। ठीक है फ्रेंड, तो या तो बेल्डिंग किया हुआ रहेगा या रिवेटिंग किया रहेगा या बोल्टिंग किया रहेगा। तो उसमें इफेक्टिव लेंथ हम लोग को क्या लेना है, L इक्वल्स टू 0.7L to 0.85L, और वही के डिपेंडिंग अपॉन दी एंड स्ट्रेंथ का ख्याल आपको हमेशा रखना है। तो जब एंड स्ट्रेंथ वाला बात होगा तो हम लोग 0.7L ले लेंगे, और ये चीज़ नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ तो 0.85 ले लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड, अब परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा सिग्मा AC। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेस विथ एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक, जब एक गसेट प्लेट है इसके दोनों साइड लगा रहे तब। अब a double angle discontinuous strut with angle placed back to back connected to same side of gusset plate, मतलब कि एक गसेट प्लेट है जिसके दोनों साइड एंगल सेक्शन कनेक्ट किया गया है गसेट प्लेट के। तो और एक और चीज है कि बाई 1 और मोर रिवेट्स, और जब 1 और मोर रिवेट रहता है तब क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ क्या होगा L इक्वल्स टू एल, और परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा 0.8 सिग्मा AC। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये फिगर में देख रहे होगे, पहले इसका देख लेते हैं डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट वाले का। तो इसमें आप देख रहे होगे कि टैकिंग रिवेट्स का यूज़ किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, टैकिंग रिवेट का क्या किया है, यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप टैकिंग रिवेट का नहीं यूज़ करोगे ना तो दोनों एंगल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इस वजह से क्या करते हैं हम लोग टैकिंग रिवेट का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है। और इसका जब डी वाले का जब सेम टू सेम साइड है तो इसमें भी आप देखिए 2 जगह टैकिंग रिवेट है, तो इसमें भी हम लोग टैकिंग रिवेट का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि भाई अलग नहीं हो जाए।
नहीं तो देखिए मान लीजिए इस तरह से कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पे टैकिंग रिवेट इस तरह से, ये टैकिंग रिवेट है, ये ऐसे देखिए, ये जो पेन है वो इस तरह से टैकिंग रिवेट का काम कर रहा है। तो टैकिंग रिवेट अगर नहीं रहेगा ना, मतलब इस तरह से अंदर से कनेक्टेड होता है, वो तो हम लोग फिगर में बनाते हैं तो लगता है कि बाहर से है, तो टैकिंग रिवेट है तब ना ये कनेक्टेड है, इसको अलग सेपरेट नहीं होने दे रहा, नहीं तो सेपरेट हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग टैकिंग रिवेट का यूज़ करते हैं। और वही जब डी वाला जो केस था उसमें हम लोग 0.8 सिग्मा एसी लिए परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और इफेक्टिव लेंथ लिए L = L। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो करेंगे न्यूमेरिकल के लिए स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग को स्ट्रेंथ और डिज़ाइन की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात सबसे पहले करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग का पार्ट देखते हैं। तो स्ट्रेंथ वाला देखिए, तो आप स्ट्रेंथ में तो जानते हो क्या होता है कि हम लोग को जो लोड लग रहा है उसका वैल्यू, कितना मैक्सिमम लोड लग सकता है उसका वैल्यू हम लोग को पता करना होता है। तो वही कह रहा कि सेफ कॉम्प्रेसिव लोड, मतलब मैक्सिमम कितना लोड लग सकता है किसी भी कॉम्प्रेशन मेंबर पे, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एसी इंटू एरिया, जिसमें सिग्मा एसी क्या है फ्रेंड, परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और ए क्या है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑब्टेन फ्रॉम स्टील टेबल। तो जो स्टील, जैसे जो भी आईईए से दिया रहेगा उसका हम लोग इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील टेबल से देख लेंगे। तो आप लोग स्टील टेबल, मैंने बताया था कि स्टील टेबल का हमेशा जब न्यूमेरिकल बनाइए तो आप अपने पास रखिए, तो उसका यूज़ कर लीजिए आप। और फिर सिग्मा एसी का वैल्यू, तो सिग्मा एसी का वैल्यू जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील IS 890/84 हैज रिकमेंडेड मर्चेंट रैकाइन फॉर्मूला फॉर सिग्मा एसी। सिग्मा एसी के लिए क्या है, IS कोड में हम लोग को एक एक फॉर्मूला बताया गया है, जो कि क्या है, 0.6 इंटू FCC इंटू FY बाई FCC का पावर n प्लस FY का पावर n का होल पावर 1/n। अब इसमें देखते हैं FCC क्या है, FY क्या है, n क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले तो सिग्मा एसी जो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वो सिग्मा एसी क्या है, परमिसिबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जो कि न्यूटन पर मीटर पर mm स्क्वायर में होता है। अब देखिए जो FCC इस फॉर्मूला में है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है FCC, वो उसमें क्या है, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर E बाई लैम्डा स्क्वायर। और फिर लैम्डा तो आप जानते ही हो, L इफेक्टिव बाई आर, आर जो कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, आर मिनिमम इसको लिख देता हूं मैं। ठीक है फ्रेंड, तो L इफेक्टिव, अब इसमें लैम्डा इक्वल्स टू L इफेक्टिव बाई आर की है, तो इसमें L इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर क्या है, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, FY क्या है। जो यहाँ पे फॉर्मूला है उसमें, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना उसमें FY क्या, FY है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, और ये तो आप जानते ही हो, स्टील के लिए 2 × 10⁻5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो ये क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और अगर स्टील की बात करते हैं तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो n जो है, जो पावर में n दिया हुआ था, देखिए यहाँ फॉर्मूला में n, तो ये जो n होता है वो इम्परफेक्शन फैक्टर होता है, इसका वैल्यू IS कोड ने दिया है 1.4। तो जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज़ करना होगा। तो अभी हम लोग जो SBT वगैरह एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है, या कुछ कुछ एग्जाम में IS कोड अलाउड होते हैं। तो IS कोड जिस एग्जाम में अलाउड है तो वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि एक टेबल है, क्लॉज मैं बता देता हूँ, क्लॉज है 5.5.1, IS कोड जो हम लोग यूज़ करते हैं उस 890/84, उसमें क्लॉज 5.5.1 में आप जो ये सिग्मा एसी का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है ना, पूरा दिया हुआ है, तो उसका यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वो बाद में मैं बताता हूँ। पहले देखिए कि अगर
जहाँ पे आई एस कोड ले जाना पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एफ सी सी एफ वाई दिया रहता है, एन का वैल्यू तो है ही 1.4, तो इन सब का पुट करके हम लोग सिग्मा एसी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट तो है डिज़ाइन, पर उससे पहले मैं आपको सिग्मा एसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, तो वो न्यूमेरिकल डिज़ाइन जो टॉपिक है उसके बाद है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या कह रहा है, ए सिंगल एंगल स्ट्रट आईए से 65 इंटू 65 इंटू 8 mm ऑफ ए रूफ ट्रस इज 1.36 मीटर लॉन्ग। मैंने बताया था कि ये लेंथ जो रहेगा वो दिया रहेगा, और इट इज कनेक्टेड बाय वन रिविट एट ईच एंड। क्या कह रहा है फ्रेंड, वो क्या किया गया है, रिविट से कनेक्ट किया गया है, वन रिविट से एंड पे कनेक्ट किया गया है, और डिटरमाइन द सेफ लोड द स्ट्रट कैन कैरी। तो वैसा लोड हम लोग को सेफ लोड निकालना है जो कि वो स्ट्रट कैरी कर सकता है। तो आप स्टील टेबल खोलिए और स्टील टेबल में देखिए आप क्या है, आइए से 65 इंटू 65 इंटू 8 mm स्टील टेबल खोलोगे आप, तो एरिया दिया हुआ है ए इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने एम में कन्वर्ट कर लिया, तो एम में कन्वर्ट करने के बाद 976 mm स्क्वायर आ गया। और आर एक्स एक्स आर वाई वाई हम लोग का सेम होगा, क्योंकि देखिए 65 इंटू 65 इक्वल एंगल सेक्शन ले रहे हैं, तो 976 mm 19.6 mm हो गया। और आर यू यू आर बी भी ये सब, ये जो भी डेटा है ना फ्रेंड्स स्टील टेबल में दिया हुआ है, तो ये हो गया 24.7 और ये हो गया 12.5। तो इससे हम लोगों ने क्या किया, आर मिनिमम कैलकुलेट कर लिया। लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन इन चारों में से क्या है, इन चारों में से आर एक्स एक्स आर वाई वाई आर यू यू आर वी वी में से क्या है 12.5 mm, ये वाला आर वी वी वाला। तो इसी का यूज़ करके हम लोग एल इफेक्टिव निकाल लेंगे, सॉरी लैम्डा निकाल लेंगे, एल इफेक्टिव के साथ यूज करके। लैम्डा का वैल्यू आप जानते हो, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। तो देखिए इफेक्टिव लेंथ क्या है, एल इफेक्टिव एल इक्वल्स टू 1.36 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1360 mm। ठीक है फ्रेंड, क्या हो गया 1360 mm। तो फ्रेंड्स मैंने अभी पीछे ही बताया कि एल इफेक्टिव हम लोग कैलकुलेट करते हैं एल इक्वल्स टू एल के लिए, जब सिंगल एंगल की बात करते हैं तो इस केस में, तो ये देखिए एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.36 मीटर और ये 1360 mm हो जाएगा। और वही लैम्डा का जो कैलकुलेट करना है हम लोग को, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 1360 एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम करते हैं, तो जिसमें एल इफेक्टिव 1360 है और आर मिनिमम 12.5 है। देखिए यहाँ पे देखिए 12.5 mm है, तो फाइनली क्या आ गया लैम्डा 108.8। और हम लोग स्टील के लिए एफ वाई कितना मानते हैं 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एफ वाई कितना है, तो आप 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर मान लो। अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा 230 है तो उसके लिए अलग बात हो जाता है, पर यहाँ पे तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो हम लोगों ने 250 ले लिया। अब देखिए आप आई एस कोड का यूज़ करके एक इंटरपोलेशन फार्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए यहाँ पे सिग्मा ए सी, ये देखिए इंटरपोलेशन फार्मूला सिग्मा ए सी इक्वल्स टू x1 माइनस x2 फिर इनटू लैम्डा, जो क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए वो माइनस लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो इसे मैं यहाँ पे करके आपको बता देता हूँ। देखिए पहले हम लोग आई एस कोड ओपन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आई एस कोड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये आई एस कोड का एक पेज है, मतलब मैंने ढेर सारा पेज है, तो उसमें से मैंने ये पेज निकाल कर रखा है आपको बताने के लिए। तो देखिए इंटरपोलेशन फैक्टर है सिग्मा एसी, फॉर्मूला मैंने बताया कि x1 माइनस x2 बाई फिर x, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए फ्रेंड्स सिग्मा एसी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x1 माइनस x2 और फिर लैम्डा जो कि क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया वो माइनस लैम्डा 1
अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और ये क्या होता है, इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है यही फ्रेंड। तो आप इसे याद कर लो, इसे नोट डाउन कर लो। तो देखिए इस IS कोड देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, लैम्डा का वैल्यू कितना है 108.8। तो देखिए आप 108.8 आपको ये होता है, इधर लैम्डा होता है और इधर Fy होता है। Fy कितना है 250 न्यूटन पर mm², तो 250 के लिए ये वाला लाइन जाएगा, और लैम्डा हम लोग को कितना देखना है 108.8। तो देखिए 108.8 तो नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, 108.8 किसके किसके बीच आएगा, 100 और 110 के बीच आएगा, 100 और 110 के बीच आएगा ना। और ये 250 वाले में देखिए, 250 वाले में इस लाइन में कौन सा आ रहा, देखिए 80 और 72 आ रहा, क्या आ रहा है 80 और 72 आ रहा। तो इस लाइन को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इस लाइन को क्या मान ले रहे हैं x1, और इस लाइन को क्या मान ले रहे हैं x2। ठीक है फ्रेंड, इस लाइन को क्या मान लिए x1 और इस लाइन को मान लिए x2। तब देखिए, और ये जो है जो 100 है वो कौन क्या है, लैम्डा 1, और ये 110 जो है वो है लैम्डा 2। तब देखिए इस फॉर्मूला में पुट कीजिए x1 का वैल्यू। तो x1 क्या है, x1 क्या है, मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अगर बाद में आप देखोगे ना वीडियो पॉज करके तो हो सके कन्फ्यूज़न हो जाए, इसलिए इसको लैम्डा 1 कर देते हैं और इसको इसको x1 लिखेंगे ना, x1, और इसको x2। तो तब देखिए ये क्या होगा, x1 माइनस x2। तो देखिए x1 है, तो x1 के जगह हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं यहाँ पे से, देखिए यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 80 पुट किए, फिर माइनस फिर देखिए अच्छा पहले लैम्डा वाला मैंने लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं, आप इसके आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 माइनस x2, तो 80 माइनस 72, 80 माइनस 72 लिख सकते हैं। और फिर देखिए अब क्या है, लैम्डा क्वेश्चन में जो आया था वो मतलब 108.8 माइनस लैम्डा 1 देखिए क्या है 100 है, तो 100 बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, 110 माइनस 100। तो एक बार फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 क्या है 80 माइनस x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा 80 माइनस 72, और फिर लैम्डा क्वेश्चन में क्या है 108.8 माइनस लैम्डा 1, देखिए लैम्डा 1 क्या है 100 अपॉन लैम्डा 2 110 माइनस 100। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा 80 माइनस 72, फिर इंटू ये इंटू में इतना जो है ये इंटू में है इसके साथ, तो 108.8 माइनस 100, 110 माइनस 10। तो इस तरह से आप इंटरपोलेशन का यूज़ करोगे। तो जैसे अगर 108.8 ना रह के 110 रहता तो डायरेक्ट इसका वैल्यू ऐसे पुट कर लेते, तो वो तो अलग बात है। तो हम लोग अभी इसके लिए तो यही देखेंगे, कहाँ गया, तो ये सब डेटा पुट करने के बाद हम लोग को कितना आया 72.96 न्यूटन पर mm²। सिग्मा एसी का वैल्यू ये आ गया। तो एक अलाउेबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा 0.8 इंटू सिग्मा सी, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले ही 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.8 इंटू सिग्मा एसी का वैल्यू 72.96, तो ये आ गया 58.37। तो फ्रेंड्स आपको एक बात आपको ये यहाँ पे ध्यान में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेन पर्पस हम लोग का क्या होता है सिग्मा एसी का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो वही हम लोग मेनली हम लोग सिग्मा एसी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और सिग्मा एसी का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद
सेफ लोड का फॉर्मूला याद है, सिग्मा एसी इंटू एरिया करते हैं बस निकल जाता है। तो देखिए सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रट क्या हो जाएगा, सिग्मा एसी इंटू एरिया। सिग्मा एसी का वैल्यू 58.37 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। और एरिया क्या है, हम लोगों ने स्टील टेबल से फाइंड किया था 976, स्टील टेबल में दिया हुआ था 9.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम लोगों ने क्या कर लिया 976 स्क्वायर में इसे कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे लिख दिया। तो फाइनली हम लोग का क्या आंसर आ गया, 56969.12 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक क्या हो गया हम लोग को क्या क्या पता चल गया, स्ट्रेंथ निकालना पता चल गया फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। तो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस आप देख लीजिए। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है फ्रेंड, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डिज़ाइन ऑफ एक्सियल लोड कॉम्प्रेशन मेंबर। अब डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसमें स्टील टेबल का कभी भी डिज़ाइनिंग का मैं न्यूमेरिकल बताया हूँ, तो आप उसमें देखे होंगे कि स्टील टेबल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टील टेबल अपने पास रखिए डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन बनाने समय। तो देखिए, फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड, ग्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड हम लोग को फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो लोड क्वेश्चन में दिया रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं एज्यूम सिग्मा एसी से। तो जो सिग्मा मतलब न्यूमेरिकल, जब डिजाइनिंग का न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ पे सिग्मा एसी तो नहीं ना दिया रहेगा, तो इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं सिग्मा एसी। तो एज्यूम किए सिग्मा एसी 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर फॉर स्ट्रेस ऑफ रूफ ट्रसेस। तो देखिए फ्रेंड, एक यहाँ पे ये गौर कीजिएगा कि जब सिग्मा एसी का वैल्यू आप कैलकुलेट ये डिजाइनिंग का है ना न्यूमेरिकल, तो उसमें आप 80 न्यूटन, जब सिग्मा एसी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है कि आप ये मानिए या कुछ मानिए, तब आप क्या कीजिएगा ना, सिग्मा एसी का वैल्यू आप क्या मान लीजिएगा 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और वही अगर दिया रहेगा तो वो अलग बात है। और सिग्मा एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर फॉर स्ट्रट ऑफ रूफ ट्रसेस। अब क्या करना है, एक ट्रायल सेक्शन लेते हैं हमेशा की तरह स्टील टेबल से, स्टील टेबल का यूज़ करेंगे, ट्रायल सेक्शन ले लेंगे फॉर यूजिंग ग्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड। अब इतना तक हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, हम लोग को जो टेबल है उसमें से डेटा लिख लेंगे, और उसमें से जो चारों में से जो लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन होगा स्टील टेबल से हम लोग लिख कर उसको लिख लेंगे कि लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन ये है। उसके बाद इफेक्टिव लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम द एक्चुअल लेंथ, जो एल इक्वल्स टू कुछ भी दिया रहेगा तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, स्टील टेबल का यूज़ करते हैं ना हम लोग उससे। फिर फाइंड द स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा, फिर लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा का यूज़ करके सिग्मा एसी कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। इंटरपोलेशन का यूज़ करना होगा तो इंटरपोलेशन का यूज़ कर लेंगे सिग्मा एसी फाइंड करने के लिए। फिर कैलकुलेट द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एज्यूम ट्रायल सेक्शन, और जो ट्रायल सेक्शन के लिए अभी हम लोगों ने सिग्मा एसी फाइंड किया, तो सिग्मा एसी का वैल्यू एरिया से मल्टीप्लाई, सिग्मा एसी का वैल्यू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी मिलेगा। तो अगर सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन गिवन लोड, तो जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगा वो जो लोड क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे या तो ज़्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा, तब ठीक है। नहीं तो अगर उससे कम आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई अनदर सेक्शन, यूज द सेक्शन अदरवाइज ट्राई अनदर सेक्शन, हम लोग क्या करेंगे दूसरा सेक्शन यूज कर लेंगे। फिर लास्टली क्या करेंगे, ये चीज़ करने अगर हम लोग का लोड अगर ठीक है तो लास्टली क्या कर लेंगे कि चेक फॉर मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द यूज सेक्शन, हम लोग क्या कर लेंगे मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो चेक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आगे कुछ रिकमेंडेड, यहाँ तक तो डिज़ाइनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं, और जब हम लोग डिज़ाइनिंग का न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वो तो बात की बात है, आज हम लोग सिर्फ यहीं तक कर पाएंगे। यहाँ ये तो न्यूमेरिकल हम लोगों ने ये इतना देख लिया है, ये छोटा सा टॉपिक है उसे देख लेते हैं। रिकमेंडेड स्ट्रक्चरल शेप, मतलब किस तरह का मेंबर है तो किस तरह का शेप हम लोग यूज़ करेंगे, वो है कॉलम ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, आई सेक्शन। जब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए कॉलम यूज़ करेंगे तो कौन सा सेक्शन यूज़ करेंगे, आई सेक्शन या बिल्टअप आई या चैनल सेक्शन, फिर CHS SHS ये सब। फिर CHS HS तो आप जानते ही होंगे, सर्कुलर हॉलो सेक्शन, और SHS क्या हो जाएगा, स्क्वायर हॉलो सेक्शन।
तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैंने बता ही दिया। स्मॉल स्पैन ऑफ रूफ ट्रसेस, तो जब स्मॉल स्पैन की बात करेंगे तब वेब मेंबर के रूप में क्या यूज़ होगा, सिंगल एंगल्स, फिर वही सर्कुलर हॉलो सेक्शन, स्क्वायर हॉलो सेक्शन, और जब RHS है तो रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन। ठीक है फ्रेंड। फिर राफ्टर एंड बॉटम टाइज, डबल एंगल्स, ये सब जो डेटा है ना फ्रेंड्स, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। डबल एंगल्स, बैक टू बैक, CHS, सर्कुलर हॉलो सेक्शन, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, स्क्वायर हॉलो सेक्शन एंड T सेक्शन। अब मीडियम एंड लॉन्ग स्पैन रूफ के लिए, जब मीडियम या लॉन्ग स्पैन रूफ हो उसके लिए क्या करेंगे, वेब मेंबर के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे डबल चैनल्स और 4 एंगल्स का यूज़ करके हम लोग उसको कर लेंगे। फिर राफ्टर के लिए जब हम लोग को यूज़ करना होगा तो डबल चैनल सेक्शन विथ प्लेट्स और 4 एंगल सेक्शन एंड प्लेट्स, तो ये राफ्टर के लिए ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्लेंडरनेस रेशियो हम लोग क्या एज्यूम करें। तो टू बी एज्यूम्ड वाइल सिलेक्टिंग ट्रायल सेक्शन, जब ट्रायल सेक्शन बनाएंगे ना फ्रेंड, तो हम लोग को क्या एज्यूम करना है, उसके लिए एक डेटा दिया हुआ है। तो वो डेटा मैं आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ, और देखिए स्क्रीन पे। सिंगल एंगल्स के लिए क्या है, सिंगल एंगल के लिए स्लेंडर रेशियो कितना लेना है, 100 से लेके 150। डबल एंगल्स के लिए क्या लेना है, फ्रेंड्स, 80 से लेके 120। सिंगल चैनल्स के लिए क्या लेना है फ्रेंड्स, ये देखिए 90 से लेके 150। डबल चैनल्स के लिए क्या लेना है, 40 से 80। और सिंगल आई सेक्शन के लिए क्या लेना है, 80 से 150। डबल आई सेक्शन के लिए क्या लेना है, 30 to 60। और वही CHS, RHS, फिर SHS मतलब सर्कुलर हॉलो सेक्शन, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, स्क्वायर हॉलो सेक्शन, अगर ये सब रहेंगे तो कितना लेना है, 90 to 110। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।